विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। राज्य के नीति निदेशक तत्व कर रहे थे हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो डीपीएसपी में हमने आज जो पढ़ने हैं वो समाज कल्याण संबंधी निर्देशक तत्व पढ़ने हैं। ठीक है, आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व हम पढ़ चुके हैं, सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ने कौन से? समाज कल्याण संबंधी निर्देशक तत्व। उससे पहले शायद मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ, गांधीयन डीपीएसपी। गांधीयन डीपीएसपी कौन कौन से होते हैं? तो एक आर्टिकल 40 होता है ग्राम पंचायतों की स्थापना, बताया था। दूसरा दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46। एक गांव में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, आर्टिकल 43। एक पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, आर्टिकल 47। एक आपका कृषि और पशुपालन का संगठन, आर्टिकल 48। एक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, आर्टिकल 48 का। एक राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल 49। और एक कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50। ये सब गांधीयन डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करने वाले प्रावधान हैं। ये किसमें? डीपीएसपी में। इतना क्लियर हो गया? अब हम पढ़ रहे समाज कल्याण संबंधी निदेशक तत्व, तो आर्टिकल 40 भाई कौन सा? इसमें जो हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से पढ़ेंगे पहले बता देता हूं। एक आर्टिकल 40 पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 43 ख पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 44 पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 48 पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 48A पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 49 पढ़ेंगे, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आर्टिकल 40 के तहत यह प्रावधान किया गया भाई कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने का प्रयास करेगा, या राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और इन्हें उतने अधिकार और शक्तियां प्रदान करेगा जितने से वह एक स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। पंचायतें सबसे मतलब लघु संसद कहा जाता है किनको? पंचायतों। ठीक है, सबसे छोटी जो संसद है देश की वो कौन है? पंचायतें। तो ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था बहुत पहले शुरू हो गई थी देश में, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से, 1959 से ना, चेक कर लो एक बार, 2 अक्टूबर 1959 नागौर से शुरू हो चुकी थी पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। किसको? पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं था। संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए संशोधन किए गए। तो पहले क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1959, तो पहले क्या किए गए? पहले भी संशोधन हुए, लेकिन वो लोकसभा में पास हुए, राज्यसभा में नहीं हुए, राज्यसभा में हुए तो लोकसभा में नहीं हुए। फिर क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से भाग 9 में पंचायत रखी गई। आर्टिकल 243 से 243 तक नए आर्टिकल जोड़े गए। साथ में एक अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, और उसमें 29 सब्जेक्ट दिए गए। कहा कि ये 29 जो नंबर हैं, इन पर जो जो काम लिखे हुए वो पंचायतों के अधिकार हैं। इतना क्लियर हो गया? आपने 243 से 243 तक पूरे के पूरे याद करने हैं, उनके हेडिंग क्या करने हैं। और फिर उसके बाद 243P से 243ZG तक, और फिर 243ZH से 243ZT तक सारे आर्टिकल याद होने चाहिए आपको, हेडिंग्स। उसके अंदर क्या है वो बाद की बात है, पहले हेडिंग्स याद कीजिए उनकी। क्या कीजिए? ठीक है जी। फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ भाई 1992 में, ये आपको पता ही है। 9 क जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 9 क जोड़ा गया। उसमें 9 क में क्या रखा गया? नगर पालिकाओं का गठन की बात की गई, निर्वाचन शक्तियां, उत्तरदायित्व, ये सब दिए गए। और साथ में एक अनुसूची 12 जोड़ी गई, 12 शेड्यूल जोड़ा गया, जिसमें कितने सब्जेक्ट दिए गए? 18 सब्जेक्ट दिए गए नगर पालिकाओं को। कितने? 18 सब्जेक्ट दिए गए। ठीक है जी। तो उसके बाद पढ़ना हमने समाज कल्याण संबंधी निदेशक तत्वों में आर्टिकल 43 ख। क्या पढ़ना है? राज्यों को निर्देश दिया गया है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करे। राज्य क्या करेगा? सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों, मैंने आपको बता दिया भाई क्या
97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से क्या जोड़ा गया था? एक पार्ट 9 ख जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? वो इसी के अनुक्रम में जोड़ा गया, किसके? आर्टिकल 43 ख के, क्योंकि इसमें बोला गया था राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करे। व्यावसायिक प्रबंधन को, प्रबंधन बोलते हैं मैनेजमेंट को। क्या यह अनुच्छेद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल, मैंने एक साथ में एक बात बताया था आपको कि 9 ख 243ZH से 243ZT है ना, तो 9 ख भी किससे जोड़ा गया? 9 ख 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। किसको ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया? आर्टिकल 43 ख को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया। क्लियर हो गया? ठीक। अब अगला पढ़ना भाई हमने आर्टिकल 44, बड़ा चर्चाओं में है। आज तारीख कितनी है? 2 तारीख है। 5 तारीख को आपकी विशेष सत्र बैठ रहा है। 6 तारीख को आप जानेंगे कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी गोवा में था, लेकिन अब यूसीसी को लागू करने वाला पहला जो राज्य बनेगा वो उत्तराखंड बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 के तहत यह उपबंधित किया गया था कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका, वो विरोध कर रहे हैं या बरगला रहे हैं जिनको पता नहीं है कि है क्या यूसीसी। तो यूसीसी को एक बार पढ़े, उसके बाद जब आप देखेंगे तो बड़े अच्छे प्रावधान है, ठीक है, और होना भी चाहिए। अगर देश को विकसित होना है तो यूसीसी लाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? पूर्ण समर्थन किसके लिए? यूसीसी के लिए। सरला मुदगल बनाम भारत संघ का मामला था 1995 में। कौन? सरला मुदगल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आर्टिकल 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया था और कहा था कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अभिवृद्धि दोनों ही दृष्टि से क्या है? आवश्यक है। भैया ये क्वेश्चन बनेगा इस बार, सरला मुदगल बनाम भारत संघ वाला। कारण यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा था केंद्र सरकार को? इसी वाद पर कहा था, बोला था क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आर्टिकल 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया था। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय आग्रह भी कर रहा है तो वो आदेश होता है। वो क्या होता है? आदेश होता है। तो कमाल की बात है कि यार 1995 से इतना समय लगा दिया आदेश को मानने में इन्होंने, ठीक है। चलो, आग्रह किया था, कहा था कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अभिवृद्धि दोनों ही दृष्टियों से क्या है? आवश्यक है। राज्य, अब अगला आर्टिकल है भाई 48। क्या है? 48। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनके वध को रोकने के लिए कदम उठाएगा। आर्टिकल 48 बहुत इंपॉर्टेंट भैया। कृषि पशुपालन जरूरी है। खाली कंक्रीट के जंगल बना के क्या करोगे? खाना भी तो पड़ेगा। और क्या दूध, घी, मक्खन ये सब चीजें नहीं चाहिए क्या? कृषि और पशुपालन, तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। तो कर रहा है राज्य, है ना। हरित क्रांति आई देश में, क्यों आई? कृषि को क्या करना था भाई? आधुनिक करना था। हाई यील्ड सीड्स लाने थे। क्वेश्चन पूछा कहां से आए बीज गेहूं के? मैक्सिको से आए। कहां से आए? हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? बताओ, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन। और दुग्ध क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किन्हें कहा जाता है? ढूंढो, मोबाइल है उनमें ढूंढो, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। अब प्रश्न पूछता हूं तो आंसर नहीं देते हो। हाँ, वर्गीज कुरियन। कौन? हाँ जी, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति क्या होती है? मिल्क, व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन है। बाकी हरित क्रांति पूछेगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग, जो पूरे विश्व के स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग है। और भारत में एमएस स्वामीनाथन जी की कृपा से खा पी रहे हैं भाई हम लोग।
हाँ, वरना हमारे गेहूं पे उतने दाने नहीं लगते थे। हालांकि ये जो दाने हैं, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये बहुत अच्छी नहीं है। जो हमारी पारंपरिक फसलें थी वो ज्यादा पौष्टिक और क्या थी, जब तक फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता था बहुत पौष्टिक फसलें हुआ करती थी। कम थी, खाना कम था, लेकिन क्या था, अच्छा था। चलो, तो राज्य भाई कृषि और पशुपालन। तो भैया पशुपालन आपको पता ही है, कई विभाग बना रखे हैं, वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं। हाँ, को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं। वाहक पशु बोलते हैं भाई जो क्या करते हैं, गाड़ी खींचते हैं। अब तो नहीं चलती है घोड़ा गाड़ी, ऋषिकेश में पहले तांगा चलता था, तांगा, है ना। गांव में अभी भी जोटे पे चलती है गाड़ी, बैलगाड़ी चलती है। कहीं होती होगी मेरे ख्याल से, मैंने काफी समय से नहीं देखा, पर कहीं अगर आप वैसे इंटीरियर में जाओगे मैदानी इलाकों में तो बैलगाड़ी चलती हैं आज भी। तो जो वाहक पशु हैं और जो दुधारू पशु हैं उनकी नस्लों को सुधारना है। मैंने कहा था राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया था, सुधार के लिए और उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगी। तो काय स्लॉटर, जो गाय मारना क्या है, मना है। दुधारू पशुओं की हत्या करना क्या है, मना है। लेकिन एक साथ में ये भी बता दूं आपको कि फिर भी बूचड़ खाने होते हैं, और भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इसका, इन पशुओं का, पशु के मांस का क्या है, एक्सपोर्टर है। अन्य देशों में क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। चलो जी, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और आर्टिकल 48A पढ़ रहे हैं अब हम। आर्टिकल 48A जो कि समाज कल्याण संबंधी निदेशक तत्वों में आता है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। कई कानून है भाई, राज्य ने कई कानून बनाए हैं, क्या कठोर कानून है और जरूरी है। क्यों जरूरी है, वरना तो सारे गायब, क्या जंगली जानवर, सारे पेड़ क्या गायब। तो धन्यवाद करना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आपको, है ना। तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। आर्टिकल 48A। हाँ, वन विभाग को भी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा जो स्थानीय आवश्यकताएं उनका थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, ठीक है जी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, किसको, 48A को। 48A को मैंने कहा ऐसा ही एक आर्टिकल आपको कहां मिलेगा, 51 कैपिटल A, ये किसमें, जी में मिलेगा। किसमें मिलेगा, लेकिन वो नागरिकों का कर्तव्य है। ये राज्य को बोला गया, ये राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप क्या करोगे, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या करोगे, प्रयास करोगे भैया आप, है ना। ठीक है, तो 42वें संविधान जिसको भी बोलते हैं लघु संविधान, 42वां संविधान संशोधन मतलब 1976 में हुआ था ये, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 49। इसके तहत प्रत्येक स्मारक, कलात्मक, ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को, जिसे संसद ने क्या कर दिया, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व कौन घोषित करेगी, आंसर संसद। किसको, स्मारक, कलात्मक, ऐतिहासिक रुचि वाले स्थानों, ठीक है। तो जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है कि रक्षा करने का प्रयत्न करेगा, तो राज्य करता है भाई, है ना। वरना तो लोग क्या करें, उखाड़ उखाड़ कर ले जाएं सब कुछ। पता चला ताजमहल का सारा संगमरमर क्या घरों में लगा हुआ। आर्टिकल 50 भाई, ताजमहल के अंदर जब आप जाते हैं तो आप कुछ नहीं ले जा सकते खाने पीने की वस्तु, माचिस, लाइटर, गुटखा, तंबाकू, कुछ नहीं, सब बाहर। आपका टिफिन बॉक्स से लेकर सारी चीजें बाहर रखवा दी जाएंगी, आपको वैसे ही जाना है। और आपको टच भी नहीं करने दिया जाएगा ऐसे, कैसे, पत्थरों पर। क्यों, क्योंकि आदत है हमारी। कालसी शिलालेख को देखना कभी, उत्तराखंड में है। आप यहां से गए देहरादून, हरबटपुर, विकासनगर, डाक पत्थर, कालसी पहुंच गए जौनसार में, वहां अशोक का शिलालेख देखना, पूरी लिपि मिट गई है। क्यों, जो भी गया होगा भाई, 2000 से ज्यादा साल हो गए, 2-2500 साल हो गए, जो भी गया सबने हाथ लगाया उस पर, सबने क्या किया, उस पर हाथ लगाया। तो जब मैंने बचपन में पहली बार देखा था तो मैंने मन में सोचा था कि इसके चारों ओर बाउंड्री क्यों नहीं कर रखी है, अब हो गई है उसके। हाँ, लेकिन वो जो लिपि मिटाई है वो किसने मिटाई है, लोगों ने, हाथ लगा लगा, पता नहीं क्या। जब समझ में नहीं आ रही क्यों हाथ लगा रहे हो भाई, तो लगाना है हाथ, ठीक है। तो गलत चीज है। यहां भी देखता हूं मैं, स्टेगलेमाइट तोड़ते हैं लोग ऋषिकेश में, गलत बात है। कई साल लगते हैं उसको बनने में। किसी झरने में आप जा रखे हैं, कृपया स्टेगलेटाइट और स्टेगलेमाइट को क्या ना करें, क्षति ना पहुंचाए, प्राकृतिक चीज है भाई। आर्टिकल 50 भाई, आर्टिकल 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए बोला गया राज्य को, क्या बोला गया, निर्देश दिया गया राज्य को साफ साफ
कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा। इसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, साफ साफ बोला गया है। एक आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये आईएएस का क्वेश्चन है। इसमें 4 जो ऑप्शन है वो चारों के चारों पूछे हैं उसने कितने सही हैं इसमें से, तो मैं बता रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधी निषेध तत्वों के बारे में है ये आर्टिकल 51। विदेश नीति को हाईलाइट करना है आपने, क्या करना है, भारत की विदेश नीति के कहां पे दर्शन होते हैं, आर्टिकल 51, मतलब जो तय होती है ना विदेश नीति, उसमें आर्टिकल 51 का ध्यान रखा जाता है। विदेश नीति तो बन चुकी, बहुत समय तक नेहरू का प्रभाव रहा, अब हल्का हल्का आप देख रहे होंगे हल्के हल्के विदेश नीति वैसे चेंज नहीं होती है, कुछ परिवर्तन होते हैं उसमें जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब विदेश नीति तय की गई होगी तो आर्टिकल 51 का ध्यान रखा गया होगा, ठीक है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। हमारी जो विदेश नीति है वो किस पर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। रूस हमारा मित्र है, कई बार यूएन में उसने वीटो पावर का यूज किया हमारे लिए, उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया, सारी दुनिया रूस की क्या हो गई, विरोधी हो गई। तो क्या हम रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। इजराइल हमारा मित्र है फिलहाल, पहले फिलिस्तीन था, है ना, यासिर अराफात, इंदिरा गांधी जी के समय में आया था यासिर अराफात यहाँ पर। अभी इजराइल हमारे हर दुख सुख में क्या रहता है, खड़ा रहता है, वो कहता है तुम लड़ो मैं हूं साथ में, है ना। इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं तो क्या हम इजराइल की तरफ से लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। तो हमारी जो नीति है वो क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिना, क्या सभी सुखी रहे, और पृथ्वी शांति, ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा कौन, राज्य, क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा। और ये बड़ी बात है कि हम परमाणु शस्त्र संपन्न देश हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है कि बार बार परमाणु बम की धमकी भपकी, गीदड़ भपकी नहीं बोलते, बार बार धमकी, परमाणु बम है जी हमारे पास, परमाणु बम है, तो हमारे पास भी दिवाली में चलाने के लिए थोड़े हैं वो, तुम चलाओ तो सही, उसके बाद ना निस्त नाबूद कर दें तो, है ना। तो हमने कभी किसी को धमकी नहीं दी। हमारी जो इवन जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें हमने साफ साफ कह रखा कि हम ऐसे देश पर नहीं इसका प्रयोग करेंगे जिसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन और हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे इसका, किसका, परमाणु बम का। लेकिन अगर हम पर जैविक हमला होता है, कैसा, सिर्फ परमाणु हमला नहीं, परमाणु हमला होगा तब तो करेंगे ही हम, लेकिन अगर हम पर जैविक हमला भी होता है, जैविक हथियार से, या अन्य प्रकार के हमले होते हैं, ये बम वाले नहीं, जैविक हथियार या रासायनिक हथियारों का अगर हम पर क्या होता है, हमला होता है, तो हम उस देश को निस्तेनाबूद कर देंगे। ये साफ साफ नहीं लिखा हुआ, ये हिडन होता है। क्या होता है कि भाई पहले मैं नहीं करूंगा अटैक, लेकिन अगर मुझ पर हुआ तो फिर तुम नहीं रहोगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था क्या, कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा अगर उसने परमाणु हमले करने की सोची भी, क्या। तो देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा वक्तव्य माना जाता है वाजपेयी जी का, कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु हमले करने की कोशिश की तो कल को नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होगा और न ही वो कल का सूरज देख पाएगा, इतना काफी होता है। समझ में आया, ठीक है। तो हम क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करेगा वही राज्य। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने में क्या करेगा, अपना प्रयास करेगा। क्या करेगा, दुश्मन है, दुश्मन वो होता है जो हमसे जलता है या हम पर क्या करता है, गलत निगाह रखता है। टर्की है, आप देख रहे होंगे टर्की बार बार क्या कर रहा है, हम पर क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है हमारा, लेकिन जब वहां पे भूकंप आता तो पहली खेप लेके हम जाते हैं, क्या जाते हैं, समझ में आया। हाँ, इवन पाकिस्तान में भी जब भूकंप आए हैं, जब वहां पर दिक्कतें हुई है तो हमने क्या की, सहायता भेजी है भाई, पहली सहायता इस देश से ही जाती है हमेशा। तो राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाने। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मानते हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं, ये राज्य प्रयास करेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा कौन, राज्य। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े होते हैं को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने में यकीन है देश का, भारत की विदेश नीति का। हम लोग ऐसे नहीं करते कि क्या सीधे कूद पड़े युद्ध में, नहीं। समझ में आया। और ये कमाल की बात है कि भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया पहले,
सारे आक्रमण भारत पर ही हुए, जिन्होंने भी किए वो पड़ोसियों ने, है ना। हमने किया कभी पाकिस्तान पे आक्रमण? संसद पे हमला हुआ, ताज पे हमला हुआ, हमने उन दोषियों को क्या किया, सजा दी, लेकिन हमने हमला नहीं किया। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब अगर ऐसा होगा तो हो सकता है क्या हो जाए, ये चीज है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध, ठीक है, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों और को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करना। आर्टिकल 51, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, कृपया इसको ध्यान से क्या करना, आपने पढ़ना है। अब अगला आता है भाई, अगला जो हेडिंग है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों में अंतर। समय बताइए। 21, बहुत टाइम है अभी। तो नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों में क्या अंतर है? हमने पार्ट 3 भी पढ़ा, हमने पार्ट 4 भी पढ़ा। तो ये मेंस का क्वेश्चन होता है, क्या होता है, पीसीएस में मेंस का क्वेश्चन होता है, आईएएस में थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर भी मैं बता दूं, नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक है तथा इनके मध्य घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। फिर भी इनके मध्य कुछ प्रमुख अंतर विद्यमान है। नंबर 1, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सॉरी परिवर्तनीय है मूल अधिकार। मूल अधिकारों का हनन होगा तो 32 से आप सुप्रीम कोर्ट, 226 से आप हाई कोर्ट जा सकते हो सीधे। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, जबकि नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। एक अपवाद है कि स्त्री और पुरुष कर्मकारों को समान कार्य के लिए समान वेतन, उस पर आप आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वो उस आर्टिकल की क्या है, विशेष स्थिति है। कौन सा आर्टिकल है वो? समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल बताओ, जल्दी बताओ भाई, कौन सा आर्टिकल था? समान 39 का डी, 39 का डी, ए बी सी डी। देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए क्या, समान वेतन हो। समझ में आया? 39 डी। ये याद कर लो इनको, आपने याद करना, मेरे याद करने से थोड़े निकलेगा पेपर आपका। तो मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है भाई, किसके द्वारा? जबकि नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अतः मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू या इन्फोर्स कराया जा सकता है, किंतु निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। मैंने कहा अगर आपने पूछा भी ना कि क्यों नहीं कराया जा सकता, तो सीधे बोलेगा कि आर्थिक क्षमताएं जब होंगी राज्य के पास तो ही वो क्या करेगा, डीपीएसपी को फॉलो करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये आर्टिकल कहाँ है भाई? 37। 37 में लिखा हुआ निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। वैसे तो कुछ सकारात्मक भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि सारे नकारात्मक है, लेकिन अधिकतर जो है नकारात्मक है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना, नकारात्मक। लेकिन निदेशक तत्व क्या है? सकारात्मक। ये करना है, पंचायतों का गठन करना है, मैटरनिटी रिलीफ देना है, इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड देना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड देना है, पर्यावरण की रक्षा करनी, ये सकारात्मक है। तो आपने बोलना मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है, जबकि निदेशक तत्व क्या है? सकारात्मक प्रकृति के हैं। अतः सामान्यतः मूल अधिकार के तहत राज्य को कतिपय कार्य न करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि जो मूल अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं अधिकतर। किसके विरुद्ध? और राज्य को प्रतिबंध लगाया, ये नहीं करना है भाई। आपने ये नहीं कि आपने किसी को कैद किया तो आप बस उसको लटका दोगे, भूसा भरवा दोगे, है ना, या उसकी पीठ पर विजयाक्षर अक्षर अंकित करवाओगे मारने के बाद, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? दक्षिण भारत में थे ना चोल राजा, मारने के बाद भी पीठ पर विजयाक्षर अंकित करवाते थे, मैंने इसको हराया। अरे भाई डेड बॉडी है, क्यों लिख रहे हो उस पर? टैटू क्यों खुदवा रहे हो? हैं? चलो, तो मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक बता दी मैंने, निदेशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक बता दी। सामान्यतः मूल अधिकारों के तहत राज्य को कतिपय कार्य न करने का आदेश दिया गया, जबकि नीति निदेशक तत्वों के तहत राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने कुछ दायित्वों को पूर्ण करेगा, और अगर उसको कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो इन जो निदेशक तत्व इनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनको ध्यान में रखकर ही किसी विधि का निर्माण करेगा। कौन? राज्य। समझ में आ गया? ठीक है। और जिन्हें पूरा करना क्या होगा? राज्य का कर्तव्य होगा भाई। ठीक है।
मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है। किससे? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध दिए गए, सारे नहीं दिए गए, कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी दिए गए। यार अस्पृश्यता कौन करता है? राज्य थोड़े करता है, व्यक्ति करते हैं, उनके विरुद्ध दिया गया है। अनटचेबिलिटी हो गई या बाल श्रम हो गया, कौन कराता है? लोग कराते हैं, व्यक्ति कराते हैं। या क्या बोलते हैं, मानव की खरीद फरोख्त कौन करते हैं? मानव, व्यक्ति करते हैं, व्यक्तियों के विरुद्ध है वहां पर। बाकी और जो है वो राज्य के विरुद्ध है, लेकिन कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के भी विरुद्ध है। ठीक है। अच्छा, मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य से संबंधित है। किससे? व्यक्तियों के मूल अधिकार, भाई राज्य के अपने मूल अधिकार नहीं होते, व्यक्तियों के होते हैं। मूल अधिकार किसके होते हैं? व्यक्तियों के। तो मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित हैं, जबकि निदेशक तत्व राज्यों से संबंधित है। राज्यों को बोला गया ना कि आपने ऐसा करना है, तब जाके व्यक्तियों का क्या होगा? भला होगा, कल्याणकारी राज्य बनेगा। आगे, मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको सबसे पहले लिखना जब आप मेंस लिख रहे होंगे। क्या लिख रहे होंगे? कि मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो अब तीनों शब्द आ गए वो प्रिम्बल में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो सामाजिक आर्थिक आ गया डीपीएसपी में, और राजनीतिक आ गया मूल अधिकारों में। तो मैंने कहा मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। क्लियर हो गया? आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। जैसे 352 लगेगा, 19(1) एक ऑफ हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? लेकिन युद्ध और बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं। कब? युद्ध और बाह्य आक्रमण की वजह से अगर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लगती है तो 19 वाला जो बटन है वो ऑफ हो जाएगा, यानी 19 अपने आप ही क्या हो गया? ऑफ हो गया। बाकी को निलंबित करने की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसलिए क्वेश्चन बनता है, मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन राष्ट्रपति 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। फिर क्वेश्चन बनता है, कौन से दो मूल अधिकार है जिनको निलंबित नहीं कर सकता राष्ट्रपति? आंसर 20 और 21। और मैं बताने की जरूरत नहीं है, पुराना वीडियो देखो, 20 और 21 पूरा बता रखा है। हाँ, पुराने बच्चे बोलते थे ना कि नहीं पढ़ाया, अब तो सबूत है हमारे पास, वीडियो देखिए उसमें पढ़ा रखा है। आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्वों को निलंबित नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी को निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 प्रत्याभूत मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं, इनको राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है। किन किन को निलंबित करना है ये राष्ट्रपति तय करेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपने आप नहीं करते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद की सलाह पर निलंबित करने पड़ते हैं। क्लियर हो गया? मूल अधिकार पूर्ण नहीं है। क्या नहीं है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं मूल अधिकारों पर, युक्त युक्त निर्बंधन लगते हैं। अगर आपने गलत प्रयोग कर दिया, आपको कहा मैंने वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप गए त्रिवेणी घाट में मंच पे खड़े हुए गालियां देने लग गए, देश को तोड़ने की बात करने लग गए, तो आप पर युक्त युक्त निर्बंधन लगेंगे। आत्यंतिक नहीं है मूल अधिकार। क्या नहीं है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, युक्त युक्त निर्बंधन लगेंगे। तो मैंने कहा मूल अधिकार पूर्ण नहीं है, क्योंकि विभिन्न आधारों पर राज्य द्वारा इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। यूपीएससी आजकल ये क्वेश्चन पूछ रही है, किन आधारों पर निर्बंधन लगेगा? खासकर 19(1)A पर, खासकर 19(1)A पर, वो मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है। जबकि नीति निदेशक तत्वों पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता। अगला, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है। भाई मूल अधिकार क्या है? जबकि नीति निदेशक तत्व को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नैतिक और ऐसा क्यों है वो मैंने बता दिया। जब देश आजाद हुआ तब क्या था? संसाधन नहीं थे, आर्थिक संसाधन, सभी लोगों को एक मत नहीं किया जा सकता था, साथ में सांप्रदायिकता का जो माहौल था वो बहुत गर्म था। तो इस वजह से क्या किया गया, इसको बाध्य नहीं किया गया कि राज्य मानेगा ही मानेगा, इसको ये बोला गया कि इच्छा पर है। क्या है? कि अगर आपके आर्थिक संसाधन है, अगर आपके पास क्या है, संसाधन है, तो आप इनको क्या करो, डीपीएसपी को फॉलो करो विधि का निर्माण करते समय। ठीक है। तो भाई नीति निदेशक तत्वों को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इन शब्दों पे मिलते हैं नंबर मेंस में। ये तो सब लिखते हैं यार कि नकारात्मक है, सकारात्मक है, परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली।
जो विनर्स होते हैं वो किसी कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो किसी काम को अलग तरह से करते हैं। पेश करने का वो होता है खाली एक तरीका, ठीक है, पेश करने का तरीका। अगर आपने आपने आंसर को अच्छे से पेश किया है, बहुत अच्छे से लिखा है, बड़े इंपॉर्टेंट जो स्ट्राइक करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनको अगर आपने अंडरलाइन करके दिखाया है किसको, एग्जामिनर को, तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। वही होते हैं टॉपर। टॉपर कौन होते हैं? जो अपने जो लिखा हुआ है, जो ज्ञान है उनका, वो उसको क्या करें, वो प्रदर्शित करें, उनको दिखाएं, दिखाना पड़ता है। अब पता चला घसीटा लिखा हुआ, खुद की समझ में नहीं आ रहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह राइटिंग बना के आ गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन की राइटिंग कहते हैं कि इतनी बेकार लिखी हुई है कि उसमें काफी चीजें समझ में नहीं आ पाई हैं, वरना तो पता नहीं कितनी खोजें और होती। अब पता चला आपने भी लिखा और मेरे से पूछ रहे हो कि जी मैंने क्या लिखा हुआ, तो जब तुम्हें खुद नहीं पता क्या लिखा हुआ, राइटिंग भी अच्छी करनी है, पेश अच्छे से करना, ठीक है। मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। किसको? व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार यह स्वतः व्यक्ति के हैं। क्या है? स्वतः व्यक्ति के हैं। जबकि निदेशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह ये समाजवादी है। क्या है? डीपीएसपी जो है वो समाजवादी हैं, जबकि मूल अधिकार स्वतः व्यक्ति के, स्वतः व्यक्ति। क्लियर हो गया? तो अगर आप इतना लिख दोगे मेंस में कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है, मुझे लगता है कि अगर उसने 250 शब्दों में या 125 शब्दों में पूछा है तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, 16 में से 13 मिल ही जाएंगे। कितने? ठीक। अब भैया कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भाग 4 में नहीं है, लेकिन सॉरी मूल अधिकार करो, कुछ डीपीएसपी, कुछ राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसे हैं जो भाग 4 में नहीं है। वो संविधान के अलग अलग भागों और अलग अलग अनुच्छेदों में है। ये यूपीएससी ने पूछा कि भाग 4 से बाहर के जो डीपीएसपी है, निदेशक तत्व, डीपीएसपी नहीं बोला उसने, उसने कहा भाग 4 के बाहर कौन कौन से निदेशक तत्व हैं। तो भाग 4 के बाहर भाई एक तो आर्टिकल 350 क है, कौन सा? एक 351 है और एक 335 है। तो सबसे पहले 335 को पढ़ लेते हैं कि संघ या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान रखा जाएगा। क्या क्या किया जाएगा? ठीक है, रिजर्वेशन दे दिया, पर यह नहीं होगा कि 150 में से एक नंबर हो गया और आपने क्या कर दिया, नौकरी दे दी। गड़बड़ हो जाएगा भाई। 335 बोलता है कि संघ या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का ध्यान रखा जाए। प्रशासनिक दक्षता का मतलब यह है कि टाइपिंग की एक स्पीड या एक मेंस है माना, या एक प्री है। क्या है? प्री है। तो ठीक है, आपने बोला भाई कम से कम इतने नंबर लाने पड़ेंगे, 25% आपका नंबर लाने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि 150 में से 4 नंबर पे क्या नौकरी मिल गई। खाली अनुसूचित जाति का सदस्य होना ही काफी नहीं है, आपको अपना दिखाना भी पड़ेगा। तो जैसे अनुसूचित जाति जनजाति होता है, मेरे ख्याल से 25% है, फिर अगले वाले को ओबीसी को 30% है, फिर जनरल को क्या है 35% कम से कम लाने पड़ते हैं नंबर। अलग अलग जगह पर अलग अलग है, कहीं कहीं पर 40% तक के जनरल के लिए कि आपको 40% लाना पड़ेगा, पासिंग मार्क्स इतने हैं, कहीं पर 35% होता है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग हिसाब होता है। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही क्या है, रिजर्वेशन है, लेकिन प्रशासनिक दक्षता, प्रशासन की दक्षता खराब नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 335 क्लियर हो गया? ठीक है। तो राज्य को बोला गया है संघ या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करने में एससी एसटीज के सदस्यों का के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान दिया जाएगा। दूसरा आर्टिकल 350 क में क्या कहा गया है कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को, क्या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को खास ध्यान देना। भाषा अल्पसंख्यक कैसे? भाषा से। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करेगा। मातृभाषा, मातृ, गुजरात जाओ गुजराती पढ़ाई जाती है, तमिलनाडु में जाओ तमिल पढ़ाई जाती है, आंध्र में जाओ तेलुगु पढ़ाई जाती है, केरला में जाओ मलयालम पढ़ाई जाती है। शिव जी के डमरू से निकली हुई भाषा कौन सी? मलयालम। सबसे टफ भाषा है मलयालम। ठीक है, हम लोग हिंदी भाषी हैं, हमें हिंदी पढ़ाई जाती है। ये अलग बात है कि अ आ भी बोलना भूल गए आप लोग मतलब सारे जितने भी हैं देश में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं सब, है ना। अ आ ई उ ऊ और री बोलना भूल जाते हैं। तो
ये ध्यान रखना, कई बार जो आपका इंटरव्यू होता है वहां पे पूछ सकते हैं, वो कई बार बोर हो जाते हैं पूछने वाले, और गलत इम्पैक्ट ना पड़े इसलिए थोड़ा जरा भैया। ठीक है, का खा गा, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है वो है 351। संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए कार्य करे। क्या करे? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए कार्य करे। तो 3 आर्टिकल 335, 350 क और 351 ये भाग 4 से बाहर के क्या है? डीपी मतलब निदेशक तत्व है। क्या है? निदेशक तत्व। इतना काफी? कितने मिनट हुआ? 351 बता दिया मैंने। संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रचार तथा विकास के लिए कार्य करेगा। क्या करेगा? वैसे तो बहुत लंबा है 351, में बता देता हूं डायरेक्ट से कि 351 में कहा गया है बालिके, क्या कहा गया है? शॉर्ट में बताया मैंने आपको। 351 की डिटेल अगर हम पढ़ेंगे, अरे डायरेक्ट पढ़ो तो एक बार, तब पता चलेगा आपको संविधान सभा क्या थी, संविधान वेता क्या थे। इसमें कहा गया कि भाई संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए। हिंदी पखवाड़े दिवस मनाए जाते हैं, इसीलिए मनाए जाते हैं हिंदी का प्रसार। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करना पड़ रहा। क्या करना पड़ रहा? और हिंदी अभी भी राजभाषा है। आर्टिकल 343 में कहा गया कि हिंदी हमारी राजकाज की भाषा है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या नहीं है? तो हिंदी के प्रसार को, हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाएं। दक्षिण भारतीय लोग हिंदी को नहीं आने देते हैं, मना करते हैं। क्या कहते हैं? नहीं जी हिंदी नहीं, इंग्लिश चल जाएगी, हिंदी नहीं। जिस दिन दक्षिण भारत ने बोल दिया हिंदी, समझ लो हिंदी उस दिन राष्ट्रभाषा बन जाएगी। हमें मनाना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा दक्षिण भारतीय भाषाओं का, और उन्हें भी बोलना पड़ेगा भाई हिंदी का भी सम्मान करो, क्योंकि हिंदी वो एक ऐसी है भाषा जो आपको क्या कर सकती है? जोड़ सकती है पूरे देश को। और हिंदी को राष्ट्रभाषा ही नहीं बनाना है, ग्लोबल लैंग्वेज भी बनाना है। क्या बनाना है? भाई इतने सारे लोग हैं भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बनने जा रहे हैं, तो जिनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी उस भाषा को ग्लोबल होना चाहिए। ये थोड़े कि किसी एक आइलैंड वालों ने भाषा को अपने क्या कर दिया? ग्लोबल लैंग्वेज बना दी। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना, प्रकृति में नहीं करना है हस्तक्षेप, उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की कितनी 22 भाषाएं, 22 भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौण अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उनकी समृद्धि सुनिश्चित करें। यह संविधान की भाषा है। ये किसकी भाषा है? लेकिन इतना टफ नहीं लिखना है अपने मेंस में, आपने ये लिखना है आर्टिकल 351 संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए कार्य करे। बस इतना काफी है। समझ में आया? अब इसके बाद मैं बताऊंगा भाई निदेशक तत्व को वरीयता दी गई। एक बार क्या दी गई? वरीयता दी गई। ये बता देता हूँ मेरे ख्याल से। हाँ बता। चलो